मेरा नाम सुमित्रा है। मेरी उम्र 50 साल की हो चुकी है। मैं अपने घर की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन बहुत ही गरीब घराने से संबंध रखती थी। मेरे पापा ने मेरी शादी बहुत ही छोटी सी उम्र में कर दी थी, क्योंकि हमारे मोहल्ले में ना जाने कितनों की नज़र मेरे ऊपर थी। लेकिन मेरे पापा मोहल्ले में किसी भी लड़के को पसंद नहीं करते थे। जैसे ही मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, मेरे मोहल्ले से ना जाने कितने लड़कों ने मेरे लिए रिश्ते भेजने शुरू कर दिए थे। मेरे मोहल्ले का कोई भी लड़का मेरे पापा को पसंद नहीं था, क्योंकि सारे ही लड़के लोफर टाइप के थे। अब तो मेरा बाहर आना जाना भी उन लड़कों ने मुश्किल कर दिया था। आते जाते मुझ पर गंदे गंदे कमेंट्स करते थे, और फिर इन्हीं सब से बचने के लिए मेरे पापा ने बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी कर दी थी। मेरा पति एक किसान था, लेकिन मैंने कभी उसके काम को लेकर उसे भला बुरा नहीं कहा था। हमेशा उसका साथ दिया था। उसके काम में उसकी पूरी मदद करती थी। अपने पति के साथ में उसके खेतों में भी काम करने में मदद करती थी। मेरा पति भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब पेट में भूख लगी हो तो खाली प्यार से ज़िंदगी नहीं कटती। पेट भरने के लिए रोटी की ज़रूरत होती है। हमारी शादी को 4 साल का समय गुजर गया था, लेकिन अब तक मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। मैं हमेशा भगवान से बेटा मांगती थी। बेटी मांगने से डरती थी कि जो नसीब है मेरे हैं, कहीं मेरी बेटी के भी वैसे नसीब ना हो। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की खेतों में अपना रंग काला कर चुकी थी। शादी के 4 साल बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मेरा पति बहुत खुश हुआ था, मगर मैं बहुत परेशान रहती थी कि अगर बेटी हुई तो क्या करूँगी। असल में बेटी से नहीं डरती थी, बस बेटी के नसीब से डर लगता था, उसके भविष्य से डर लगता था, और इस बात से डर लगता कि उसे कैसा जीवन साथी मिलेगा। बेटियां तो सौभाग्य से मिलती हैं, उन्हें भगवान से मांगना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उनको पालना और फिर उनको दूसरों के हाथों में सौंप देना होता है। बेटियां तो घर की रौनक होती है, बागों का फूल होती है, जिसके बगैर हर डाली बंजर लगती है। लेकिन जब अपना वक्त बुरा हो तो ये सब बातें बस किताबों में ही अच्छी लगती है। मैं भी हकीकत पसंद थी, लेकिन कभी कभी हम अपने हालात से इस कदर मायूस हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम पर आने वाला समय बुरा ही होगा। हम अपने आप को लेकर बिल्कुल मायूस रहते हैं, और फिर हमें वही मिलता है जिसकी हमें पहले से उम्मीद होती है। मैंने भी एक बेटी को ही जन्म दिया था। मेरी बेटी भी मेरी तरह बहुत खूबसूरत थी। मेरा पति तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था अपनी बेटी को देखकर, मगर मैंने उस मासूम तितली की तरफ देखा तक नहीं था। मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया कि बेटियां तो भगवान का रूप होती हैं, फिर तुम खुश क्यों नहीं हो। अब मैं उनको ये क्या बताती कि मैं अपनी बेटी को उसके पति के साथ खेतों में बर्बाद होते नहीं देख सकती। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरी बेटी बड़ी हो गई। बड़ी बेटी की पैदाइश के बाद भगवान ने मुझे फिर से एक बेटी दी थी। दूसरी बेटी की पैदाइश तक मैंने खुद को थोड़ा बहुत संभाल लिया था, लेकिन मेरी बड़ी बेटी और मेरे बीच जो फासले हो गए थे वो अब तक बने हुए थे। वो मुझसे दूर दूर ही रहती थी, मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। कभी कभी तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आता था कि मैंने अपनी फूल जैसी बेटी को खुद से दूर कर दिया था, लेकिन यह सब मेरे बस में नहीं था। मैं अपनी बेटी को मजबूत बनाना चाहती थी, ताकि कल को अगर उसे किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो वो मुश्किल का सामना करने से बिल्कुल भी ना डरे, और जिसमें मैं बहुत हद तक कामयाब भी हो गई थी। मैंने और मेरे पति ने अपनी दोनों बेटियों को हर मुमकिन ख्वाहिश को पूरा किया था। मैं रोज़ अपनी बेटियों की अच्छी किस्मत की दुआएं मांगा करती थी। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार था, इसलिए मैं खेतों पर काम करने नहीं जा सकी। मेरी छोटी बेटी को मेरा खेतों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरी बड़ी बेटी भी हमेशा कहती कि मैं आपकी जगह चली जाया करूँगी, और उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल एकदम से दहल जाया करता था, और मेरे मुंह से निकलता है कि भगवान ना करे तुम्हें ऐसी जगह पर जाना पड़े। वैसे तो मेरा पति बहुत अच्छा था, लेकिन खेती बाड़ी करना उसका काम था और वह उसे छोड़ नहीं सकता था, और उसके काम में मुझे उसका हाथ बटाना ही पड़ता था। धीरे धीरे मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई। मेरी बड़ी बेटी के रिश्ते भी आने लगे, मगर मैं अपने पापा की तरह ही जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मगर मैं अपने पापा की तरह अपनी बेटी को किसी के भी पल्ले नहीं बांधूंगी। मैं तो अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह करूंगी जहां उसको दुनिया का सारा ऐशो आराम मिले, और उसको कभी भी किसी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े। जो ज़िंदगी मैंने गुजारी थी वो ज़िंदगी मेरी बेटी को कभी ना मिले। मेरे हालात मुझे इतना मायूस कर दिया था कि मैंने एक कम तनख्वाह वाले अच्छे रिश्ते भी ठुकरा दिए थे। कुछ तो बार बार मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे थे,
इसी बीच एक दिन मेरा पति खेतों पर काम करने गया हुआ था, लेकिन रात होने पर भी जब वो वापस नहीं आया तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने अपने साथ काम करने वाले किसान भाई से अपने पति के बारे में पूछा, लेकिन उसकी बात सुनकर तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मैं सांस लेना भूल गई जब उसने बताया कि तुम्हारा पति तो कब से घर के लिए निकल आया है। उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जल्दी से रात का ख्याल किए बगैर अपने पति को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। मेरी दोनों बेटियां भी मेरे साथ थीं, मगर उस वक्त मुझे अपने पति की फिक्र थी। हर जगह तलाश कर लेने के बाद भी मेरा पति जब मुझे नहीं मिला तो मैं रोती हुई अपने घर वापस आ गई और ऐसे ही रोते रोते पूरी रात काट दी। अगली सुबह जब एकदम घर का दरवाज़ा खटखटाकर बजने लगा तो मैंने जल्दी से अपनी आंखों के आंसू साफ किए और दरवाजे पर गई, लेकिन पूछने पर कि कौन है, बाहर से किसी गैर मर्द की आवाज़ आई थी। वो बोला कि मैं तुम्हारे पति के बारे में बताने आया हूँ। मैंने आओ देखा ना ताओ झट से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन उस आदमी के पीछे सफ़ेद रंग के कपड़े में लिपटा शरीर मेरी जान लेने के लिए काफ़ी था। मैं तो पथराई हुई आंखों से उसे सफ़ेद कपड़ों को देख रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो गया। मैंने आंसू से भरी आंखों से जैसे ही उस गैर मर्द की तरफ देखा तो उसकी अगली बात ने मेरे जिस्म से मेरी जान खींच ली थी, जब उसने बताया कि तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है। तुम्हारे पति की मौत हार्ट अटैक से हुई है। सारी रात अस्पताल में रहने के बावजूद भी वह अपनी ज़िंदगी की जंग हार बैठा है। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने जिसे इंसान को सुबह सही सलामत भेजा था, आखिर अगले दिन वो कफन में लिपटा हुआ घर कैसे आया। पूरे घर में कोहराम मच गया। मेरी बेटियां भागती हुई आई और अपने बाप के साथ लिपट गई। पूरा गांव मेरे पति को देखने के लिए जमा हो गया था और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपने पति का चेहरा देख पाती। मेरा पति जैसा भी था अपनी बेटियों का ध्यान रखता था। मेरी छोटी बेटी बिलक बिलक कर रो रही थी। मुझसे उसका रोना नहीं देखा जा रहा था। मेरी बड़ी बेटी बहुत हौसले के साथ कभी मुझे तो कभी अपनी बहन को संभाल रही थी। मैं तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने पति के बगैर अब अपना घर और अपनी बेटियों को कैसे संभाल पाऊंगी। मेरे पति का अंतिम संस्कार क्या हुआ? मेरा पूरा घर वीरान हो गया। मेरा पति बेशक कम कमाई करता था, लेकिन हमारा गुजारा अच्छा होता था। पति के रहने से मेरे घर में रौनक थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता था कि जैसे इससे घर में भूतों का साया है। पति के मरने के बाद मैं सदमे में चली गई थी। बस एक तरफ खोई बैठी रहती, ना कुछ बोलती ना कुछ खाती। मेरी बड़ी बेटी ने मेरा पूरा घर संभाल रखा था। मैंने उसे कभी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकाला था, लेकिन अब उसके अलावा और कोई घर का काम कर भी नहीं पाता था। जब तक मेरी हालत कुछ संभल नहीं गई, मेरी बड़ी बेटी ने ही मुझे और मेरी छोटी बेटी को संभाला। अंदर बाहर के सारे काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी। मैं हैरान होती कि समय ने मेरी बेटी को समय से पहले ही बड़ा कर दिया था। समय ने उसे कितना जिम्मेदार बना दिया था। अक्सर जब मैं उसकी तरफ देखती तो मेरी आंखें भर आती। समय ने उस पर उम्र से पहले ही कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारियां डाल दी थी। मगर हैरत की बात यह थी कि कभी भी उसके चेहरे पर गुस्सा या बेचारी दिखाई नहीं देती थी। वो हमेशा मुस्कुराकर काम करती थी और मेरी हर बात मानती थी। मेरे पति को मरे हुए 6 महीने गुजर चुके थे। गांव की औरतों ने घर आना शुरू कर दिया और कहने लगी, तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, उसके हाथ पीले कब करोगी? और मैं हाथ मलती रह जाती। मुझे अपनी बड़ी बेटी की फिक्र सताने लगी थी। लोगों की बातें भी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। जितने मुंह उतनी बातें। बचपन से जो मैंने अपनी बेटी के साथ एक दूरी बना ली थी, पता नहीं उस दूरी ने मेरी बेटी को कब इतना समझदार बना दिया था। मेरी बड़ी बेटी ने स्कूल में टीचर की जॉब कर ली थी। बाहर के साथ साथ घर का काम भी संभालती थी। मैं कभी कभी जब अपनी बेटी को देखती तो बेटी पर तरस और खुद पर गुस्सा आता था। मैं उस समय को याद करती जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी और मैंने उसकी तरफ देखना गवारा भी नहीं किया था, क्योंकि उस समय मुझे बेटी की चाह थी। और वो बात याद करके मैं फूट फूट कर रोती थी। जब पति के गम से थोड़ी उभरी तो फिर मैंने घर पर ध्यान देना शुरू किया। आखिर कुछ भी हो, घर मुझे ही संभालना था। साथ ही साथ अपनी बेटी के लिए रिश्ता भी देखना था। कुछ समय गुजरने के बाद मुझे एक रिश्ता पसंद आया। लड़का खूबसूरत था और तनख्वाह भी अच्छी थी, मगर उसका घर हमारे गांव से बहुत दूर था। पहले तो सोचा कि मना कर दूं, मगर बेटी की बढ़ती उम्र को देखकर मैंने उसे लड़के को अपनी बेटी के लिए पसंद ही कर लिया। और एक छोटी सी बात को वजह बनाकर मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी।
मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी उसी लड़के के साथ तय कर दी। समय पर लगाकर उड़ गया और फिर वो दिन भी आ गया जब मेरी बेटी को किसी और के घर जाकर उसका घर बसाना था। मेरी बेटी शुरू से ही बहुत मासूमा भोली थी। दुल्हन का जोड़ा पहनकर किसी परी से कम नहीं लग रही थी। फेरे हुए और फिर विदाई का समय आ गया। मैं और मेरी बेटी गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। इस समय मुझे अपने पति की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी। मेरा दामाद बहुत अच्छा इंसान था। मुझसे बोला कि आप परेशान ना हो, आप लोगों से भी ज़्यादा मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूँगा। उसके ये शब्द मेरे लिए काफ़ी थे। मेरी बेटी की विदाई के बाद तो घर बिल्कुल ही वीरान हो गया था। अब मैं और मेरी छोटी बेटी सारा दिन घर पर एक दूसरे का चेहरा देखते हुए गुजार देते थे। बेटी की शादी अभी नई नहीं थी। मैं इसलिए ज़्यादा बेटी से मिलने नहीं जाती थी कि कहीं उसका पति इस बात से नाराज़ ना हो जाए कि मैं हर समय उनके घर पर पड़ी रहती हूँ। धीरे धीरे शादी को 2 महीने गुजरे, लेकिन हैरत की बात ये थी कि उसकी तरफ से कोई भी खबर नहीं मिली थी। अब तो मुझे अपनी बेटी की चिंता होने लगी और दिल जब बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ तो मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए चल ही पड़ी। मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा कि घर का ध्यान रखना, मैं तुम्हारी बहन से मिलने जा रही हूँ। लेकिन वो कहने लगी कि मैं भी आपके साथ जाऊँगी। फिर हम दोनों माँ बेटी जब बड़ी बेटी के घर पहुँचे तो घर देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वो घर कम और महल ज़्यादा था। रिश्ता कराने वाली ने तो ये बताया था कि तुम्हारा दामाद नौकरी करता है और घर भी ठीक ठाक बना हुआ है, लेकिन उसने यहाँ नहीं बताया था कि तुम्हारे दामाद का घर तो महल जैसा है। मुझसे भी कैसी गलती हुई जो शादी से पहले बेटी के ससुराल आकर उसका घर नहीं देखा। खैर, मैं खुश थी कि मेरी बेटी इतने बड़े घर की रानी है। बाहर चौकीदार ने हमसे पूछा कि तुम कौन हो, तो मैंने बताया कि तुम्हारे घर में जिस लड़की की शादी हुई है मैं उसकी पत्नी की माँ हूँ। चौकीदार ने मुस्कुराते हुए मुझे अंदर भेज दिया। मेरा हुलिया बहुत अजीब था क्योंकि मेरे पास कोई नए कपड़े नहीं थे, इसलिए मैं बस ऐसे ही घरेलू कपड़े पहनकर आ गई थी। मुझे कुछ शर्मिंदगी से महसूस होने लगी थी क्योंकि मेरा पहनावा घर में जो नौकरानियाँ थी उनसे भी गया गुजरा था। मेरी बेटी ने मुझे हिम्मत दी और बोली, क्या हुआ, आप इस घर की मालकिन की माँ हैं, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। बहुत से नौकर मेरे पास आए और मुझसे बदतमीजी भी करने लगे। मैं उनको सफाई देती कि मैं तुम्हारी मालकिन की माँ हूँ, मुझे अंदर जाने दो, लेकिन वह मेरे साथ बहस कर रहे थे। मेरी नज़रें ऊपर खिड़की की तरफ गई तो मेरा दामाद वहाँ खड़ा मुझे ही देख रहा था। एक नौकरानी मेरे साथ बहस कर रही थी, मगर मेरा दामाद नीचे नहीं आया। मुझे बहुत अजीब लगा और बहुत अफसोस भी हुआ। थोड़ी देर बाद जब वो नौकरानी मुझसे बहस करके थक गई तब मेरा दामाद नीचे आया और बोला, इनको अंदर आने दो। नौकरानी जी मालिक कहते हुए जल्दी से पीछे हटी और मुझे अंदर जाने दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अपनी इस बेइज्जती पर मैं अपने दामाद के पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन हैरत तो यह थी कि मेरी बेटी अब तक कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी से मिलकर ही जाऊंगी और उसे बताऊंगी कि उसकी नौकरानियों ने मेरे साथ कैसा सलूक किया है। मेरे दामाद ने हमें एक कमरे में बैठा दिया। जिस कमरे में बैठाया गया था वो काफ़ी ठंडा था। मुझे सर्दी महसूस होने लगी थी। मैंने अपने दामाद से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो वो बोला कि अभी वो घर पर मौजूद नहीं है, वो मेरी मौसी के घर गई हुई है। मैंने छोटी बेटी की तरफ देखा और उसको बोली कि हमारा यहाँ आना तो फिर बेकार हो गया। हमें पता होता तो हम आज नहीं आते, उसी रोज़ आते जब हमारी बेटी हमें मिल पाती। घर में इतनी सारी नौकरानियाँ होने के बावजूद भी मेरे दामाद ने हमसे एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा था। थक हार कर मैंने ही उससे कहा कि बेटा एक गिलास पानी पिला दो। तब मेरे दामाद ने एक नौकरानी को पानी लाने के लिए कहा। पानी पीने के बाद मैं और मेरी बेटी वहाँ से निकल आए। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, जैसे जो दिखाया जा रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने घर आते ही अपनी बेटी से बोला कि भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारी बहन अच्छी हो। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे हैं और मुझे अपनी बेटी की याद फिर से सताने लगी और मैं फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल गई। लेकिन इस बार मेरे दामाद ने कह दिया कि आपकी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो सो रही है और डॉक्टर ने उसे जगाने से मना किया है। मुझे अपनी बेटी को तो देख लेने दो, मैं उसे जगाऊंगी नहीं, बस दूर से ही देखकर चली जाऊंगी। मगर मेरे दामाद ने बहाना बना दिया कि अगर मैं उससे मिलने जाऊंगी तो वो उठ जाएगी और उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। मैं फिर से मायूस होकर घर वापस लौट आई। मैं जब बेटी से मिलने जाती तो मेरा दामाद मुझसे कोई ना कोई बहाना बना देता और मैं दुखी दिल के साथ मायूस होकर लौट आती और घर आकर बेचैन रहती। इसी तरह 3 महीने गुजर गए थे। लेकिन क्योंकि दामाद जो कि एक बड़ा आदमी था, इसलिए मैं उसके साथ ज़्यादा बहस नहीं कर सकती थी। अब तो अपनी बड़ी बेटी को याद करके
मैं रात को उठकर बैठ जाती और रोने लगती। मेरी छोटी बेटी मुझे हौसला देती। अब तो मुझे लगने लगा था कि जैसे मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। एक दिन इसी परेशानी की हालत में अपने घर पर बैठी सब्जी काट रही थी कि तभी मेरी एक पड़ोसन आई और मुझसे बोली कि तुमने अपनी बेटी पर बहुत जुल्म किया है। अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो रात को 12 बजे बिना किसी को बताए अचानक अपनी बेटी से मिलने जाना। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मैं सन्नाटे में रह गई थी। जरूर मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। जरूर मेरी बेटी किसी बड़ी परेशानी में है। मैं सोच में पड़ गई कि अपनी बेटी से किस तरह मिला जाए। अगले दिन मैं दोबारा अपनी बेटी के घर गई तो नौकरानी ने बताया कि मालिक आज घर पर नहीं है, मैं फिर किसी और समय आऊँ। मैंने जब नौकरानी से पूछा कि वो कब आएगा तो उसने बताया कि कल रात तक आ जाएंगे। मैं उससे मिलने अगले रोज़ जाऊँ। मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी बेटी से मिलने अब कोई नहीं रोक सकता। मैंने अपनी बेटी को किसी भी तरह इस मुसीबत से बचाना है। और फिर मैं रात को भिखारिन का भेष बनाकर अपने दामाद के घर चली गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और कुछ खाने के लिए मांगा। नौकरानी मुझे कुछ देने के लिए अंदर गई तो मैं घर में ही छुपकर बैठ गई। उस समय घर का चौकीदार गेट पर नहीं था, इसलिए मुझे अंदर आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। जब वो नौकरानी बाहर मुझे खाना देने के लिए आई तो मैं गेट पर नहीं थी। उसने गेट बंद किया और जाकर अपने कामों में लग गई। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैं घर में दाखिल हो गई थी और चोरी छुपे अपनी बेटी का कमरा तलाश करने लगी। घर बहुत बड़ा था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। मैं एक एक कमरा खोलकर देख रही थी। तभी एक नौकरानी ने मेरी परछाई देख ली और वो मेरी तरफ आने लगी। उस नौकरानी से बचने के लिए मैं भागते हुए एक कमरे में छुप गई। उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मुझे विश्वास था कि नौकरानी वहाँ से जा चुकी है। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे किसी की घुटी घुटी आवाज़ सुनाई दी हो। मैंने अपना वहम समझा और फिर से बाहर निकलने लगी। मगर फिर से जब मैं बाहर निकलने वाली थी तो मेरे पैरों के साथ कोई टकराया था। मैंने अपने आसपास किसी को महसूस किया। कमरे में बहुत अंधेरा था, मैं कुछ भी देख नहीं पा रही थी। दीवार पर इधर उधर हाथ मारते हुए मैंने स्विच बोर्ड तलाश किया, कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि मेरी बेटी तो रस्सियों से बंधी हुई कमरे में पड़ी हुई थी। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी वही बेटी है जिसे मैंने कुछ महीने पहले विदा करके इस घर में भेजा था। उसकी आंखों के आसपास काले घेरे थे और चेहरे पर ना जाने कितने निशान थे। अपनी बेटी की हालत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हुई थी। मैं तो एक नज़र में उसे पहचान भी नहीं पाई थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी बेटी को इस दरिंदे आदमी के पास नहीं छोड़ूंगी। मैंने जल्दी से अपनी बेटी को खोला जो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। पास ही एक पानी का जग पड़ा था। मैंने जल्दी से उसे पानी पिलाया। उसने कुछ पानी पिया। थोड़ी थोड़ी होश में आ गई, लेकिन पूरी तरह होश में नहीं थी। जब मैंने उसे हिलाया डुलाया और मैंने कहा कि आंखें खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तब उसने आंखें खोलकर मुझे देखा था और देखते ही चौंक गई और फिर मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ मुझे यहाँ से ले जाओ, ये जगह अच्छी नहीं है। मेरा पति रोज़ मुझे रस्सियों से बांध देता है और मुझसे कहता है कि मैं पागल हूँ। ना जाने क्या क्या मुझसे करने को कहता है। माँ ना जाने कैसे कैसे इंजेक्शन देता है। माँ मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे इस तकलीफ़ से बचा लो। अपनी बेटी की तकलीफ़ देखकर मैं तड़प उठी थी और उसे बोली कि तुझे ये तकलीफ़ अब और नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी और इस दरिंदे आदमी को पुलिस से सज़ा दिलवा कर रहूँगी। इस आदमी ने मेरी मासूम सी बेटी की क्या हालत बना रखी है। मैं जैसे ही अपनी बेटी को लेकर बाहर निकली, बाहर मुझे वो दोनों नौकरानियाँ मिल गई थी। कहने लगी, जब तक साहब जी घर पर नहीं आ जाते आप इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। लेकिन मुझे अभी किसी भी बात की परवाह नहीं थी। मैं एक माँ थी और मैं इस समय एक ऐसी चट्टान बन गई थी जिसके आगे कोई भी तूफान जीत नहीं सकता था। मैंने नौकरानी से कहा कि अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उसकी जान ले लूँगी। मेरी आंखों में खून उतर आया था। मैंने पास रखा गुलदार उठा लिया। मैंने कहा, जो भी मेरी तरफ बढ़ा तो वो अपनी जान से हाथ धोएगा। मेरा गुस्सा देखकर वो दोनों नौकरानियाँ डर गई थीं और पीछे हट गई। अभी मैं घर से निकलने ही वाली थी कि तभी मेरा दामाद घर आ गया और हम दोनों माँ बेटी को देखकर चीखने लगा। साथ ही साथ वो अपनी नौकरानियों पर चीखने चिल्लाने लगा, इस औरत को अंदर किसने आने दिया।
मैंने भी गुस्से से अपने दामाद से कहा कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मैंने अपनी बेटी को बेचा नहीं, इज्जत के साथ तुम्हारे साथ उसकी शादी की थी। तुमने मेरी बेटी की ये क्या हालत कर दी है, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, ठीक है ले जाओ, ये तो वैसे भी किसी के काबिल नहीं रही, और फिर ये है तो बद किरदार औरत। मैं इसे अपने घर में वैसे भी नहीं रखूँगा, जो ना जाने कितने मर्दों के साथ रह चुकी है। अपनी बेटी के किरदार पर गलत इल्ज़ाम सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने चौंक कर अपने दामाद की तरफ देखा और कहा, खबरदार जो मेरी बेटी पर और कोई गलत इल्ज़ाम लगाया। मेरी आंखों से लपटें निकल रही थीं। मैं गुस्से के मारे थर-थर काँप रही थी। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और दामाद के घर से बाहर आ गई। हैरत की बात ये थी कि मेरे दामाद ने मुझे खामोशी से अपनी बेटी को वापस ले जाने दिया था। घर लाकर मैंने अपनी बेटी को बहुत हिम्मत दी, बहुत हौसला दिया कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचो। मैं अपने दामाद को सज़ा दिलवाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो बहुत ही बड़ा आदमी है और मैं गरीब अकेली औरत, मैं भला उसका क्या बिगाड़ पाऊंगी। यही सब सोचकर मन महसूस कर रह गई थी। मेरी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मुझे उस पर तरस आता था और अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आता था कि मैंने पहले से ही अपने दामाद के बारे में अच्छे से छानबीन क्यों नहीं की। मैंने बस ये देख लिया कि लड़का अच्छे पैसे कमाता है और जल्दी से अपनी बेटी की शादी कर दी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगी थी। कभी कभी अपने शरीर से अपने कपड़ों को नोच नोच कर उतारने लगती। कहती, मैं बहुत गंदी हो चुकी हूँ, मुझे इस गंदगी से छुटकारा दिला दो, मैं अब और इस गंदगी में नहीं रह सकती। मैं उसे विश्वास दिलाती कि तुम बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, अब तो तुम अपनी माँ के पास हो, तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं मेरे दामाद ने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि मेरी बेटी की दिमागी हालत ही ख़राब हो गई थी। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाए रोती रहती और अपनी बेटी के अच्छे नसीब के लिए दुआ करती। मेरी बेटी पहले भी कम बोलती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। मैं उससे पूछती कि बता, उस दरिंदे ने तेरे साथ क्या किया है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। उल्टा मेरे सवाल करने पर ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती थी। डर के मारे फिर मैंने उससे ये सवाल जवाब करना ही बंद कर दिए थे। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी को उस जालिम इंसान से तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। हमारे गांव में एक बहुत ही अच्छा वकील था। मैंने जब उसे अपनी बात कही तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी बेटी का केस लड़ूंगा और उसको जिताऊंगा भी, और उसके बदले में तुमसे फीस भी नहीं लूँगा। वकील की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, आखिर आप मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान क्यों करना चाहते हैं? तब उस वकील ने कहा कि तुम्हारे पति का मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है और शायद उसी एहसान को चुकाने का समय आ गया है। मुझे सुनकर हैरत हुई कि भला मेरे पति ने उस वकील पर ऐसा कौन सा एहसान किया था। मेरे पूछने पर तो उसने बताया कि मेरा एक लौता बेटा है और समय 4 साल का था। अकेले खेलते खेलते हुए खेतों की तरफ चला गया था। उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। उस समय तो पति ने ही उसकी जान बचाई थी। अगर 10 मिनट की भी देरी हो जाती तो मैं अपने बेटे से हाथ धो बैठता। इस भरी दुनिया में एक अकेला सहारा मेरा एक बेटा ही है। मेरी पत्नी मेरे बेटे को जन्म देते ही मर गई थी। मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर उस वकील ने मेरी बेटी को बुलाया और बहुत ही प्यार और स्नेह के साथ मेरी बेटी से पूछा कि बताओ तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ क्या क्या जुर्म किए हैं, मैं तुम्हें पूरा इंसाफ दिलाकर रहूँगा। बहुत देर समझाने पर मेरी बेटी ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मैं बिलख बिलख कर रोने लगी थी। उसने बताया कि उसका पति हर रात को ना जाने उसके कैसा इंजेक्शन देता था कि वो अपने होश खो बैठती थी, और फिर उसके कई दोस्त घर आते थे और पूरी रात मेरे साथ गुजारते थे। मैं अपने बचाव में अपने हाथ पैर भी नहीं चला सकती थी। अपने दोस्तों के साथ मेरा पति भी होता था। पूरी रात वो लोग मेरे ऊपर जुल्म करते थे और सुबह मेरा पति मुझे रस्सियों से बांधकर कमरे में डाल देता था। अपनी बेटी की कहानी सुनकर मैं सन्नाटे में आ गई थी। उस वकील ने कहा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी बेटी का केस लड़ूंगा और तुम्हें इंसाफ भी दिलाऊंगा। और फिर सच में उस वकील ने हमारा बहुत साथ दिया। उसने मेरी बेटी को इंसाफ दिलवाया और मेरी बेटी को तलाक भी दिलवाया। इसके साथ ही साथ उसने उसे जालिम आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलवाई। धीरे धीरे अब मेरी बेटी की हालत सुधरने लगी थी। उसने फिर से अपनी टीचर की जॉब शुरू कर दी थी। वो अपने बीते हुए कल को भूल जाना चाहती थी। एक दिन वही वकील जिन्होंने मेरी बेटी का केस लड़ा था हमारे घर चले आए और जो बात उन्होंने मेरे सामने रखी उसे सुनकर मैं अपने भगवान के चरणों में गिर गई थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई दुनिया में इतना भला भी हो सकता है। उस वकील ने मेरी बेटी का रिश्ता मांगा था। अपने लिए वो मेरी बेटी को
अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 7 साल का हो चुका है, लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं जो मेरे बेटे को माँ का प्यार दे सके। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बेटी मेरे बेटे को माँ का प्यार देगी। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बीते हुए कल मैं उसके साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया था। उसमें आपकी बेटी का कोई दोष नहीं है। मैं उसको इज्जत सम्मान के साथ अपनी पत्नी बनाऊंगा और उसे ज़िंदगी भर खुश रखूंगा। और फिर आखिर मैंने कुछ ही दिनों बाद बहुत ही सादगी के साथ अपनी बेटी की शादी उस वकील के साथ कर दी। आज मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है। मेरी बेटी की शादी को 4 साल गुजर चुके हैं। हालांकि डॉक्टरों ने कह दिया है कि मेरी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मेरी बेटी को और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी तो एक बच्चे की माँ है और वह उसे अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगर बेटियाँ दी हैं तो उनके नसीब भी अच्छे करना। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।